स्वागत है दोस्तों आपका तड़का स्पेस इस चैनल पे। मैं निकेत सिंह। दोस्तों, क्या आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में हिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम प्रॉब्लम्स होती हैं, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं? क्या आप किसी क्वेश्चंस को एलिमिनेशन ट्रिक के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं और आपके आंसर्स गलत हो रहे हैं? तो आज इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हिस्ट्री के सॉल्व करेंगे थ्रू एलिमिनेशन ट्रिक, जिससे आपको एक इस एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी पता चलेगी और आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। बस आपको क्या करना है कि पूरे लास्ट तक वीडियो में बना रहना है। पहले आपको आंसर देना है, उसके बाद देखना है कि कैसे, अगर आपका आंसर गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है। आप कहीं पे नोट डाउन कीजिए और फिर वीडियो में देखिए कि मैंने कैसे सही आंसर किया उसका। ठीक है दोस्तों, आज का जो लेक्चर है उसमें हम क्या पढ़ेंगे? उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंडियन हिस्ट्रीज के। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग फिलहाल तो। ठीक है, इसमें हम एलिमिनेशन ट्रिक अप्रोच देखेंगे कि कैसे एलिमिनेशन को अप्रोच किया जाता है, और जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है या फिर वन लाइनर्स है, उनको एलिमिनेट करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आपको बस क्या करना है कि हमारे साथ बने रहना है, जिसमें हम आपकी हेल्प करेंगे क्या यूपीएससी क्लियर कराने में। ठीक है, अब तक हमने 3 से 4 लेक्चर पीवाईक्यूज पे देखा है, स्वदेशी मूवमेंट देखा हमने, उसके बाद हमने एक्ट्स एंड पॉलिसीज पे क्वेश्चंस कैसे बने, फिर गांधीयन पीरियड्स पे क्वेश्चन आया था, तो वो सारी चीजें हमने देखी। अभी हम लोग एक बार उसका रिवीजन भी कर लेंगे। तो आते अपने पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कब आया था? सन 2015 में। देख लिया आपने क्वेश्चन? एक बार पॉज कीजिए, देखिए, आंसर दीजिए, फिर मैं आगे। हो गया? ठीक है। विथ रेफरेंस ऑफ कैबिनेट मिशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कैबिनेट मिशन के थ्रू कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इट रिकमेंडेड अ फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है। इट इनलार्ज द पावर ऑफ इंडियन कोर्ट्स। दूसरा कीवर्ड इंडियन कोर्ट्स। ठीक है। तीसरे पे आते, इट प्रोवाइड फॉर मोर इंडियंस इन द आईसीएस। आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विस। तीनों स्टेटमेंट सही। आंसर क्या है इसका? सही आंसर है फर्स्ट। क्यों सही आंसर है? कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। क्यों आया था? दो चीज के लिए आया था। एक तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने का, दूसरी चीज आई थी इसमें कि एक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने की, क्योंकि ब्रिटिश जो क्राउन है, अब क्राउन का रूल खत्म हो रहा है, अब ट्रांसफर किया जा रहा है पावर किसके हाथ में? इंडिया के हाथ में, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके हाथ में। ठीक है, तो ये दो मेजर चीजों के लिए आया था। इसमें कहीं पे भी जो कोर्ट्स की स्टैब्लिशमेंट या कोर्ट के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है, ना इंडियन सिविल सर्विस के बारे में बात किया। जो कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट और इंडियन सिविल सर्विस का स्टैब्लिशमेंट है, ये आगे जाके होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर ए सही होता है, सेकेंड एंड थर्ड ऐसे ही गलत जाता है, फर्स्ट एंड थर्ड। थर्ड जब गलत है तो थर्ड, नॉन ऑफ द अबव तो है ही नहीं, तो आंसर ए गलत है। अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। जैसे sent to discuss the transfer of power from British to Indian leadership। कैबिनेट मिशन प्लान क्यों आया था? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर मैंने बताया कहां से? ब्रिटिश टू इंडियन लीडरशिप। अब 3 लोगों को बुलाया जाता है, इंडिया भेजा जाता है ये चीज डिस्कस करने के लिए। 1945 में ब्रिटेन में इलेक्शंस होते हैं और जो लेबर पार्टी रहती है वो आती है रूलिंग में, और जो लेबर पार्टी का फेवर रहता है वो इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया को फ्रीडम दिलाने के ऊपर ज्यादा रहता है। और 1945 आते थे आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जो यूएसए है और रशिया है, ये दोनों अब मेजर पावर कंट्री बन गई हैं। जो ब्रिटेन का पावर है अब इंडिया में, वर्ल्ड में, वो कम हो चुका है। तो दोनों यूएसए और रशिया दोनों चाहते हैं कि अब इंडिया को फ्रीडम मिले। ये एक प्रेशर रहता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, इंडिया को फ्री किया जाए, उस पे कोई कॉलोनियल स्टेट ना रहे। ठीक है। दूसरी तरफ इंडिया में कई सारे मूवमेंट्स हो रहे थे। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद जो रफ्तार थी वो फॉर द फ्रीडम बढ़ चुकी थी। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज आते, क्या इसमें मेंशन था? इंडिया वुड रिमेन यूनाइटेड बट विद द वीक सेंट्रल गवर्नमेंट हेडिंग बाय द फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन। तो जो इंडिया रहेगा उसको 3 ग्रुप में बांट दिया जाता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। अब ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी का यूनियन होगा एक,
और यूनियन के पास क्या चीजें होंगी, तीन चीजें होंगी, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन। और बाकी सारी पावर वो जो तीन ग्रुप है उनके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस बनेंगे, उन कॉन्स्टिट्यूशंस में उनकी पावर्स मेंशन होगी। जैसे ग्रुप ए में क्या था, जो हिंदू मेजोरिटी क्षेत्र थे जैसे बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार और उड़ीसा, ये सारे ग्रुप ए में मेंशन रहेंगे। और ग्रुप बी में क्या रहेंगे, मुस्लिम मेजोरिटी जैसे पंजाब, सिंध, एनडब्ल्यूएफपी। एनडब्ल्यूएफपी आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के बाद एनडब्ल्यूएफ खत्म हो जाता है, हिमाचल प्रदेश और ऐसे कई सारे राज्य आते हैं। ठीक है, ग्रुप सी में कौन रहेगा, बंगाल और आसाम, ये अलग अलग स्टेट रहेंगे। इसमें ये मेंशन किया गया था कि ईच ग्रुप फॉर्म इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन बट रिमेन पार्ट ऑफ यूनियन। जो यूनियन बनेगा उसका ये पार्ट होंगे लेकिन इनके इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। ठीक है, इस ग्रुप में जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो ये साइमन कमीशन था, ये इसमें एक चीज थी कि जो ग्रुप उसने डिसाइड किया है उसमें उनको ज्वाइन लेना है, कोई ऑप्शनल नहीं है कि कोई ग्रुप बी का बंदा ग्रुप ए में ज्वाइन कर ले, ग्रुप सी का बंदा ग्रुप बी में ज्वाइन कर ले, ऐसी चीजें नहीं थी। जो ग्रुप क्राउन ने डिसाइड किया था उस ग्रुप में उसको ज्वाइन होना है। इसकी वजह से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये बात से सेटिस्फाइड नहीं थी, वो समझ सकती थी कि आगे जाके शायद से डिवाइड इंडिया का दो पार्ट में हो सकता है। जो क्योंकि ग्रुप बी में वैसे देखेंगे मेजोरिटी, तो मेजोरिटी पार्ट बाद में अपने आप को अलग कर लेगा, यूनियन से भी अलग कर सकता है। क्योंकि इसमें एक प्रोविजन था, क्या प्रोविजन था, एनी प्रोविंस जो मेंबर है यूनियन का, वो 10 साल बाद रिव्यू करेगा कि मैं इसके साथ रहना चाहता हूं या नहीं, या फिर मैं अलग हो जाता हूं। तो 10 साल के बाद हर 10 साल पे चीजें रिव्यू होंगी। तो इस बात से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो नाखुश थी, लेकिन मुस्लिम लीग खुश थी। वो देखी कि अगर कल को हमको अलग रहना ग्रुप ए और ग्रुप बी से, और मैं अलग कंट्री या अलग कंट्री यूनियन से अलग होना चाहता हूँ, तो मैं एक इजिली हो सकता हूँ। तो ये सारी चीजें थी। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी यही इंतरिम गवर्नमेंट बनती है। जैसे इसमें जितने भी रहेंगे वो सारे इंडियन रहेंगे, कोई भी फॉरेनर्स के इन्वॉल्वमेंट रहेंगे। ठीक है, ऑल मेंबर इंडियन कैबिनेट्स वर द इंडियन, इंटरफेरेंस फ्रॉम द वाइसरॉय नो इंटरफेरेंस, द डिमांड फ्रॉम द पाकिस्तान, जो पाकिस्तान बनाने की डिमांड थी ये कैबिनेट मिशन तो रिजेक्ट कर देती है स्टार्टिंग में। ठीक है, एंड ग्रुपिंग अलाउड मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस सम एटोनॉमी, जो मुस्लिम प्रोविंस है उनको कुछ एटोनॉमी मतलब फ्रीडम दिया जाएगा। ये सारी चीजें थी। एक सेकेंड, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 389 मेंबर रखे गए। अब 389 मेंबर्स में से जो 292 प्लस 93 प्लस 4, अब ये 290 कौन से यहाँ से आते थे, ये इलेक्टेड रहेंगे। अब ये इलेक्टेड कहाँ से रहेंगे, ये रहेंगे जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर प्रोविंस आते थे वहां से ये मेंबर्स रहेंगे, बेस्ड ऑन जिस प्रोविंस में ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी वहां से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। फिर 93 मेंबर ये प्रिंसली स्टेट रहेंगे, प्रिंसली स्टेट के जो प्रिंस रहेंगे मतलब राजा रहेंगे वो एक अपना मेंबर नॉमिनेट करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भेजेंगे। हालांकि इससे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो खुश नहीं थी। रीजन ये था कि वहां पे भी इलेक्ट होने के बाद आने की मांग हो रही थी, और ये चार चार थे चीफ कमिश्नर प्रोविंस से, तो कुल मिला के 389। बाद में जाके ये बढ़ जाते हैं आफ्टर जब पाकिस्तान का जब एक्शन डे होता है, उसके बाद ये जो सीट्स हैं ये कम हो जाती है, कुछ प्रिंसली स्टेट पाकिस्तान में चल जाते हैं, कुछ प्रोविंस पाकिस्तान में, तो सारी चीजें कम हो जाती है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, सन 2016 का क्वेश्चन है। एक सेकेंड, सन 2016 के क्वेश्चन पे आते हैं। द प्लान फॉर सर स्टैफर्ड क्रिप्स envisages that the सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो स्टैफर्ड क्रिप्स हैं वो क्यों भेजे गए थे इंडिया, और उनके प्लान में बेसिकली क्या था। इंडिया शुड बी ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। दूसरी चीज, इंडिया शुड बी पार्टी पार्टी मतलब पार्ट कर देना चाहिए इनटू टू
बिफोर गेटिंग इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिया को दो पार्ट में बांट देना चाहिए, ठीक है। इंडिया शुड बी मेड रिपब्लिक विद द कंडीशन दैट सी विल ज्वाइन द कॉमनवेल्थ। अब कॉमनवेल्थ की बात कर रही है फ्रीडम मिलने की बात, लेकिन जो स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन था इसमें कोई फ्रीडम की बात ही नहीं की गई थी, इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। तो डोमिनियन स्टेटस कैसे ज्वाइन होगा अगर फ्रीडम ही नहीं है? अभी भी इंडिया क्राउन रूल ही रहेगा इसके बाद, अंडर क्राउन रूल। इंडिपेंडेंस तो होगा ही नहीं, डोमिनियन स्टेटस तो मिल जाएगा लेकिन कोई सेल्फ गवर्नमेंट नहीं रहेगी, अभी भी हम लोग क्राउन के अंदर ही आएंगे, ठीक है। आते हैं ऑप्शन नंबर डी के ऊपर, इंडिया शुड गिवन अ डोमिनियन स्टेटस। बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन नंबर डी ही सही है। इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। जो क्राउन रूल है, एक गवर्नमेंट स्टैब्लिश की जाएगी, एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसको हेड कौन करेगा? जिसको हेड करेगा ये क्राउन। जो भी डिसीजन लिया जाएगा ये क्राउन से लिया जाएगा। अभी भी हम फ्रीडम नहीं मिल सकती आफ्टर क्रिप्स मिशन, ठीक है। तो ये क्रिप्स मिशन में कुछ चीजें मेंशन थी, वो देखते हैं। इंडिया वुड ग्रांट ए डोमिनियन स्टेटस, बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या, डोमिनियन स्टेटस देने का मतलब क्या है? इंडिया वुड हैव अ सेल्फ गवर्नमेंट बट स्टिल अंडर ब्रिटिश क्राउन, ठीक। जो ब्रिटिश क्राउन है अभी भी उसके अंडर इंडिया रहेगा। इट फ्रेम इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द वॉर। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 जैसे खत्म होगा उसके बाद ये बोल रहा है कि इंडिया अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, जिसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगा वो इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा लेकिन कम रहेगा, ठीक है। वॉइसरॉय इन्वॉल्व करेगा लेकिन उतना नहीं करेगा। तीसरी चीज, एनी प्रोविंस, जैसे कि कोई भी प्रोविंस है, कोई भी प्रिंसली प्रोविंस है या फिर कोई प्रोविंस है जिस ब्रिटिश के अंडर आता है, वो चाहता है कि मैं इस सेल्फ गवर्नेंस के अंडर ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ना हूं, और वो अलग होके अलग एक इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है, इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहता है, तो वो बना सकता है जी। ये एक मेजर कारण रहता है, आईएनसी इस क्रिप्स मिशन को एक्सेप्ट नहीं करती है। उसके बाद आते हैं, जैसे ये तो दो चीजें हो गई। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड एक्सेप्ट न्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली इफ प्रोविंस वर मेड प्रोटेक्ट राइकल एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं इंडिया में, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस मेंशन होंगे, तभी ब्रिटिश गवर्नमेंट इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करेगी। अदर देन इस कॉन्स्टिट्यूशन को वो रिजेक्ट कर देगी, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। अब ऑप्शन नंबर सी क्यों गलत है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि ऑप्शन नंबर सी भी तो आंसर हो सकता है, क्योंकि रिपब्लिक कंडीशन सी विल ज्वाइन कॉमनवेल्थ। अब देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी क्यों गलत है। इंडिया शुड बी मेड रिपब्लिक विद द कंडीशन दैट सी विल ज्वाइन द कॉमनवेल्थ। वाई? अब क्रिप्स मिशन का प्रपोज रिपब्लिक तो था ही नहीं। इंडिया रिपब्लिक कब होता है? इंडिया रिपब्लिक होता है 26 नवंबर 1946 को, जब वो अनाउंस करता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, और वो अनाउंस करता है कि अब मैं रिपब्लिक हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ डिसीजन लेने में कि मुझे क्या करना चाहिए। उसने बोला कि अब मैं डिसीजन लेता हूँ कि मैं कॉमनवेल्थ ज्वाइन करता हूँ। जो कॉमनवेल्थ है, जो ब्रिटिश की कॉलोनीज है, उनको ज्वाइन करता हूँ ताकि रिलेशंस बने रहते हो। तो ये रिपब्लिक बनता है 1949 में, ठीक है। A republic means system where head by state is elected not monarch। अब जैसे कि आपको पता है जो क्रिप्स मिशन था, क्रिप्स मिशन में जो मोनार्च थी कौन थी? वो ब्रिटिश क्राउन थी। लेकिन रिपब्लिक गवर्नमेंट में क्या होती है? रिपब्लिक गवर्नमेंट में एक इलेक्टेड मेंबर आता है, वही उसको हेड करता है। बेसिकली जो जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इलेक्ट होके आती है लोकसभा। अब लोकसभा में जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, पीएम, वो हेड कर रहे हैं, एक इलेक्टेड मेंबर हेड कर रहा है। अब जो स्टेट का जो हेड ऑफ स्टेट है वो कौन है? प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड है। जो रिप्रेजेंटेटिव है इंडियंस लोग के, वही इलेक्ट कर रहे हैं किसको? प्रेसिडेंट को। तो यहाँ पे मोनार्च जैसी चीजें नहीं है जो क्रिप्स मिशन में बात की गई थी। तो रिपब्लिक तो है नहीं, तो इसलिए इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। सिंपल सा। द क्रिप्स मिशन ऑफर डोमिनियन स्टेटस। अब क्रिप्स मिशन डोमिनियन स्टेटस की बात करता है, ना कि रिपब्लिक की, ठीक है। आते हैं फिर आगे जाते हैं। इंडिया ऑफिशियली बिकेम रिपब्लिक 1950 में, अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉमनवेल्थ मेंबरशिप वाज ऑप्शनल। इसके बाद ऑप्शनल रख दिया कि द प्रपोजल स्टार्टेड दैट इंडिया चूज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉमनवेल्थ एंड यूनाइटेड नेशन एंड डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। फाइनल डिसीजन ऑफ रिपब्लिक केम इन 1949,
जब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू डिसाइड टू बिकम रिपब्लिक बट स्टिल रिमेन द कॉमनवेल्थ। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है चीजें। आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन के ऊपर जो पूछा गया था सन 2022 में। विद द रेफरेंस ऑफ प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक कीवर्ड हो गया। वुड हैव अ मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रोविजनल असेंबली, दो एज वेल एज प्रिंसली स्टेट। ठीक है, तीसरा स्टेप प्रिंसली स्टेट हो गया। अब आते हैं दूसरे। ठीक है, एनी प्रोविंस विच नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट prepared Indian constitution would have right to sign a separate agreement with a Britain regarding to the future status। बिल्कुल सही है। अब इसमें कीवर्ड्स क्या है? जैसे कि अब इसमें नॉट बोला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू साइन अ सेपरेट है। ठीक है, इसमें बोलना चाहता है कि अगर जैसे क्रिप्स मिशन है उसमें ये बोला भी गया था कि कोई इंडियन प्रोविंस स्टेट या प्रिंसली स्टेट इंडियन यूनियन में नहीं जुड़ना चाहता है तो वो अलग होके ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करे, नया कॉन्स्टिट्यूशन या फिर नई सारी चीजें फ्रेम होंगी। ठीक है, तो इसमें सही क्या है? इसमें सही है स्टेटमेंट नंबर 1 तो पहले ही गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है मैं बताता हूं आपको। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव अ मेंबर नॉमिनेटेड बाई प्रोविंशियल असेंबली। अब इसमें सिर्फ नॉमिनेटेड बोल रहा है, लेकिन जो रहेगी वो नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड रहेगा। नॉमिनेटेड कौन से? जो प्रिंसली स्टेट है वो नॉमिनेट करके भेजेंगे, और जो प्रोविंस है, जो ब्रिटिश प्रोविंस है, वहां से लोग इलेक्ट होके आएंगे। तो सिर्फ नॉमिनेटेड तो नहीं होगा, तो इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो जाता है। स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या लिखा है? क्यों सही होता है कि ये इसमें तो बोला ही गया था कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकता है जिस प्रोविंस को इंडिया में ज्वाइन नहीं होना है, सेल्फ डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए और ब्रिटिश के साथ नया एग्रीमेंट कर ले। तो इसलिए सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। आगे देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 सी क्यों ही सही है। पहला तो गलत इसलिए कि मेंबर वर नॉट नॉमिनेटेड और प्रिंसली स्टेट क्यों, इंस्टेड ऑफ देवर पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड, जैसे प्रोविजनल रिप्रेजेंटेड बाई प्रोविजनल असेंबली वर पार्टली नॉमिनेटेड बाई। ठीक है, प्रिंसली स्टेट के लोग नॉमिनेटेड थे, इसलिए स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट गलत है क्योंकि वहां पे सिर्फ नॉमिनेटेड की बात कर रहा है। प्रिंसली स्टेट जो प्रिंस स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 2 है वो देखते हैं। जो प्रोविंस हैड राइट टू रिजेक्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कुछ प्रोविंस को राइट्स थे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट करे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ नया एग्रीमेंट बनाए, तो इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 सही होता है। अब आते हैं व्हाट इज मेजर डिफरेंस इन क्रिप्स मिशन एंड कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आया था। अब पहली बात कब आया था? ये आया था 1942 में, ये आया था 1946 में। एक सेकेंड। अब मेजर चेंजेस देखते हैं। पर्पस क्या था? टू इंश्योर सपोर्ट इन द वर्ल्ड वॉर 2 बाय ऑफरिंग पोस्ट ओवर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। अब 1942 में जो वर्ल्ड वॉर हो रहा है उसमें इंडिया किसको सपोर्ट करे? वो सपोर्ट करे ब्रिटेन को। इसके थ्रू ऑफर दिया गया था कि अगर आप हमको सपोर्ट करेंगे तो आपको हम एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करके देंगे, आपकी खुद की एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन इस जो कैबिनेट मिशन है आफ्टर लेबर पार्टी जब एक्शन में आती है तो उसके बाद आता है तो क्या रहता है? टू डिस्कस ट्रांसफर ऑफ पावर। अब इंडिया को इंडिया को इंडिपेंडेंस देने की बात की गई है। इसमें इंडिपेंडेंस देने की बात नहीं की गई है, इसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात की, इसमें इंडिपेंडेंस देने की बात की गई है। इसको हेड कौन कर रहा था? इसको हेड कर रहे थे सर स्टीफर्ड क्रिप्स। ठीक है, अब इसको 3 लोग करते हैं, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। ये 3 लोगों को जो एटली साहब थे वो अपॉइंट करते हैं इनको। अब क्या की प्रपोजल्स रहता है इसमें? डोमिनियन स्टेटस रहता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रहता है, फिर राइट टू प्रोविंस टू ऑप्ट आउटसाइड ऑफ इंडियन यूनियन, चौथा डिफेंस टू रिमेन अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। अभी जो चौथा पॉइंट है कि इसके थ्रू जो क्रिप्स मिशन है इसके थ्रू जो डिफेंस रहेगा वो किसके अंडर आएगा? वो अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रहेगा। डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, और चौथा राइट टू प्रोविंस, जो प्रोविंस है प्रिंसली स्टेट है उनको राइट्स रहेगा कि इंडियन यूनियन में ना जुड़ के इंडिपेंडेंट रहे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या रहता है? इसमें एक फेडरल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने की बात की जाती है। जो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहेगा 3 ग्रुप में बांटा जाता है। दूसरी चीज रहती है लिमिटेड पावर, जो सेंट्रल रहता है उसको लिमिटेड पावर दिया जाता है, इसलिए क्योंकि जो 3 ग्रुप बनाए हैं उनकी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी और उनके इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट रहेंगे जो यूनियन के द्वारा रिव्यू किए जाएंगे।
अब रेसिड्यूरी पावर टू द प्रोविंस, ठीक है, इसमें रेसिड्यूरी पावर किसके पास थी? प्रोविंस के पास की थी। चौथा क्या है? ग्रुपिंग प्रोविंस इनटू 3 सेक्शन ए बी, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मैंने ये सारी चीजें थी। अब आगे क्या है? रिएक्शन ऑफ इंडियन लीडर, दोनों रिजेक्ट हो गया था। रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग, क्यों? बिकॉज कांग्रेस वांटेड टू कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मुस्लिम लीग वांटेड अ क्लियर पाथ ऑफ पाकिस्तान। क्रिप्स मिशन में ना ही कैबिनेट मिशन में, दोनों में कहीं सेपरेशन की बात नहीं हुई, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नहीं खुश थी। अब कांग्रेस तो एक्सेप्ट कर लेती, पार्टली प्रपोजल एक्सेप्ट करती कि कुछ चीज़ें उसको ठीक थी, कुछ चीज़ें नहीं थी। जैसे वो ग्रुपिंग कांग्रेस को ऑप्शनल चाहिए था, लेकिन ये मैंडेटरी था, जिससे कांग्रेस नाखुश थी। मुस्लिम ने इनिशियल तो एक्सेप्ट कर लेती है, बाद में ये रिजेक्ट करके और अपने आप को अलग अलग कर लेती है, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे उसको लगता है कि हम अगर इसके पार्ट रहेंगे तो शायद आगे जाके हम अलग एक कंट्री बना सकते हैं। लेकिन लेटर ऑन उसको रियलाइज होता है कि अगर एक बार हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट बन गए तो हमारा कुछ खुद का इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन शायद ना बने। एक क्वेश्चन मार्क था। रिजल्ट क्या रहता है? ये दोनों फेलियर रहता है इसका। क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में होता है, और ये क्या होता है इसका फेलियर लेड टू द डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे होता है कि जिस दिन पाकिस्तान और इंडिया को दो पार्ट में बांटा जाता है, पाकिस्तान और इंडिया, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। आउटकम्स क्या रहता है? ब्रिटिश रेफ्यूज टू मेक फर्दर कमिटीज स्टैंडिंग टू द डिमांड फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और लेड टू द माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान मतलब इंडिया को दो पार्ट में बांट देना, और इंडियन इंडिपेंडेंस जो मिलता है 1947 में। आते हैं अब मैंने पढ़ लिया, अब पूरा रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे क्रोनोलॉजी में चीजें घटी थ्रू टाइम लाइन। ठीक है, एक ये टाइम लाइन ड्रॉ करते हैं। तो 1939 में CWC की मीटिंग होती है। CWC की मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। उस मीटिंग में जो कांग्रेस रहती है वो बोलती है कि हम वर्ल्ड वॉर 2 को सपोर्ट नहीं करेंगे। जब यहाँ से आता है तो 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा था, जो उसका क्या था, जिसका मेजर चीज़ें थी, डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश करने की बात की गई। और साथ में जो भी प्रिंसली स्टेट हैं वो अगर इंडियन यूनियन में नहीं जुड़ना चाहते हैं तो वो अलग हो सकते हैं। इसलिए जो 1942 का था ये कैंसिल हो जाता, मतलब रिजेक्ट किया जाता है। फिर आता है 1945 में वेबल्स प्लान आता है। वेबल्स प्लान्स को भी रिजेक्ट करते हैं लोग। फिर जब वेबल्स प्लान कैंसिल होता है, क्योंकि इसके कई सारे प्रोविजंस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं रहते हैं, 1945 के बाद जनरल इलेक्शंस होता है 1945 में। उसके बाद जो कांग्रेस रहती है वो मेजर पावर रहती है, कई सारे जगहों पे जीत जाती है। सिर्फ जो NWF है और पंजाब है और सिंध है, यहाँ पे मुस्लिम लीग जीतती है और मेजर पावर वहाँ पे, इसलिए ग्रुपिंग को 3 पार्ट में बांटा गया था। अब उसके बाद 1945 में जो दिसंबर का महीना है, डेक का महीने में, INA तो 1945 में सरेंडर कर देती है। INA के सरेंडर करने के बाद 3 ऐसे लोग रहते हैं, INA पे ट्रायल किया जाता है और 3 लोग को सजा सुनाई जाती है 7 साल की। प्लस साथ में एक नेवी रहती है INS जो रहती है इंडियन नेवी रहती है, उसमें रिवॉल्ट हो जाता है। ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिसर्स प्लस एक सेकेंड ना, सॉरी, ऑफिसर्स रहते हैं, ऑफिसर्स के बीच में रिवॉल्ट हो जाता है, और वर्सेस जो वहाँ के छोटे मोटे काम करने वाले के लोग रहते हैं उनके बीच में रिवॉल्ट हो जाता है। किस बात को लेके? इन रिगार्ड्स ऑफ कि जैसे सैलरी है, बिहेवियर्स है, तो इन सारी चीज़ों को लेके रिवॉल्ट होता है। एक रिवॉल्ट मेजर कारण बन जाता है कि और प्रेशर बनता है कि जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंस दें। ठीक है, अब दिसंबर 19 क्योंकि जनरल इलेक्शंस भी हो गए। अब 1946 में जो लेबर पार्टी है वो आती है और आके अपना दे देती है, क्या कैबिनेट मिशन भेजती है। कैबिनेट मिशन इंडिया आती है, उसके बाद अपने प्रपोजल्स रखती है। ठीक है, अब 1946 में ही एटली जी का स्टेटमेंट आ जाता है
कि भैया हाँ अब इंडिपेंडेंस तो मिल जाएगी आप लोगों को। और फिर 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है 1947 में माउंटबेटन प्लान के बाद टोटल इंडिपेंडेंस मिल जाता है इंडिया को 14 अगस्त 1947। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन टाइमलाइन के थ्रू था। आगे चलते हैं। सन 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था मूवमेंट से। क्या क्वेश्चन था? विथ आफ्टर द संथाल अपराइजिंग substate the what was and were the measure taken by the colonial government। जब संथाल, एक पहले बात तो कीवर्ड्स देखो, कीवर्ड से एलिमिनेट करना सीखो। पहला है संथाल, दूसरा था कि जो मेजर किसके द्वारा, कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या एक्शंस लिए गए थे, 3 कीवर्ड से। अब संथाल रिवॉल्ट कब हुआ था, याद होगा अगर बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपका पता है कि संथाल एक रिवॉल्ट था। उस रिवॉल्ट के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने एक संथाल परगना बनाया था। साथ में इट बिकेम इनलीगल संथाल टू ट्रांसफर द नॉन संथाल। ठीक है, कोई भी संथाल ट्रांसफर कर रहा है नॉन संथाल में तो ये इनलीगल था। बिल्कुल सही। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। कैसे सही है, स्टेटमेंट पे देखते हैं क्यों सही है। आफ्टर द संथाल रिवॉल्ट जो हुआ था 1855 में, खत्म कब हुआ? 1856 में। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है कि स्पेशल एरिया क्रिएट करती है संथाल परगना करके, बाय कर्विंग 5500 स्क्वायर माइल्स फ्रॉम भागलपुर टू बिरहम डिस्ट्रिक्ट। जो भागलपुर है बिहार का, वहां से लेके बिरहम डिस्ट्रिक्ट तक 550 मिल्स स्क्वायर फीट में एक परगना डिसाइड करती है जिसको संथाल परगना बोलता है। द ब्रिटिश होप दैट गिविंग संथाल देयर ओन लैंड्स विथ स्पेशल रूल दे कुड प्रिवेंट द फ्यूचर रेबिलियन। ठीक है, अब स्टेटमेंट नंबर 2 क्यों करेक्ट है? टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर of the Santhals, the British made a law stating that Santhal land could not be sold or transferred to the non-Santhal। अगर जो संथाल लैंड्स हैं वो किसी और नॉन संथालिस को नहीं बेचा जा सकता। दिस वॉज डन टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन बाय द मनी लैंडर्स एंड लैंडलॉर्ड इंश्योर दैट देयर लैंड रिमेन्ड विद इन द कम्युनिटी। ठीक है, जो लैंडलॉर्ड्स हैं और जो बाकी लोग हैं वो उनकी जमीन रहे, किसी की बन ना जाए, इसकी वजह से किसी और की ना बने, इसलिए ये लॉ लाया गया था। आते क्वेश्चन नंबर 5 में, जो आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। ठीक है दोस्तों इसके पहले के लेक्चर में एक बार और आपको रिवीजन कर देता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने उसमें मैंने क्या क्या पढ़ाया। पहले लेक्चर में मैंने स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बताया था कि कैसे बंगाल का पार्टिसिपेशन होता है। उसके बाद 1907 में कैसे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके 2 पार्ट होते हैं, सूरत स्प्लिट होता है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में बढ़ जाते हैं। फिर हमने देखा कि एक्ट्स एंड पॉलिसीज देखी कि आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर दीवानी राइट्स मिलते हैं किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश क्राउन पहली बार एक्शन में आती है और रेगुलेटिंग एक्ट लाती है, पिट इंडिया एक्ट लाती है। ऐसे कई सारे चार्टर एक्ट आते हैं। तो उसके थ्रू जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कौन चला रहा है? ब्रिटेन चला रहा है, ये हमने देखा। फिर रिवॉल्ट होता है 1857 का। उस रिवॉल्ट के बाद कंपनी डायरेक्ट एक्शन में आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आते हैं, काउंसिल्स एक्ट आते हैं, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, फिर इंडिपेंडेंस एक्ट आ जाता है। तो ये हमने ब्रिटिश एक्ट में देखा। फिर हमने देखा कि जब गांधी जी इंडिया आए, गांधी जी के इंडिया आने के पहले क्या सारी चीजें चल रही थी, उनके आने के बाद कई सारे मूवमेंट चला गए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर बिहार का चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल्स स्ट्राइक्स और खेड़ा मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट्स पे क्वेश्चन पूछे थे। उस क्वेश्चंस को एलिमिनेशन ट्रिक के थ्रू सॉल्व किया। आज के लेक्चर में हमने देखा कि कैसे सारी चीजें घटनाएं घटी, कैसे ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया। फिर हमने 2 क्वेश्चन उस पर देखे कि कैसे जो कई सारे रिवॉल्ट हुए थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो यहाँ से क्वेश्चन अलग अलग बार यूपीएससी फ्रेम करके पूछता है अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो आपको यहीं से पढ़ना है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ में अगर ये भी और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों।